नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल ओशो एडू सेंटर में। तो आज भी हम लोग बिहार एसएससी का जो सेट है उससे 75 जीके जीएस क्वेश्चन करेंगे और यहाँ पर जो है क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और उससे रिलेटेड भी बहुत सारा क्वेश्चन आप लोग को रिलेट करके बताता रहूँगा जो कि एग्जाम वो व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और जो क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है वही यहाँ पर बताने वाला हूँ क्वेश्चन के साथ में। तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा लास्ट तक। बहुत अच्छी तरीके से आप लोग को क्या होगा कि समझ में आएगा क्वेश्चन और मज़ा भी आएगा पढ़ने में, क्योंकि यहाँ पर आप लोग को जो क्वेश्चन बताने वाला हूँ रिलेट करके वो आप लोग को बहुत बेनिफिट होने वाला है, मतलब लाभ होने वाला उससे बहुत आपको। और बार बार प्रश्न जो है ये सब रिपीट होते रहता है एग्जाम में, तो आप लोग इस वो वीडियो को अच्छा से देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा क्योंकि एक एक प्रश्न यहाँ पर इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जो पोर्शन है हमारा सेट का 75 क्वेश्चन जो जीके जीएस का होता है और 75 मैथ रीजनिंग का रहता है। तो मैथ रीजनिंग आप लोग को पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा। बहुत सारा पीडीएफ आप लोग को नहीं प्रोवाइड कर सका हूँ कुछ प्रॉब्लम के वजह से, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। बाकी बात अब जो है सभी का पीडीएफ आप लोग को नियम पूर्वक, मतलब जो वीडियो अपलोड करूँगा उसके 24 घंटे के अंदर आप लोग को मिल जाएगा पीडीएफ भी। तो इसे आप लोग इग्नोर कीजिएगा जो मतलब पहले पीडीएफ नहीं भेजा था, अब मतलब डेली भेजा करूँगा। उसके बाद आप लोग के लिए जो एक यहाँ पर जो जो भी तैयारी कर रहे हैं आरआरबी टेक्नीशियन एएलपी का, उसका भी प्लेलिस्ट बन रहा है और उससे संबंधित सेट जो है उसका भी सोल्व कर रहे हैं। उसमें आप लोग को पता है कि 100 क्वेश्चन रहता है, जिसमें आप लोग को 100 क्वेश्चन आप लोग को जो 50 मैथ रीजनिंग का रहता है और 40 आप लोग को सिर्फ साइंस क्वेश्चन ही रहता है और 10 आप लोग का रह जाता है इसे जनरल अवेयरनेस, जैसे कि जीके हो गया और हो गया यहाँ पर क्या हमारा करंट अफेयर्स हो गया। तो 50 क्वेश्चन हम लोग उसमें करते हैं, लेकिन उसमें जो न्यूमेरिकल रहता है साइंस में ज़्यादा रहता है न्यूमेरिकल, तो न्यूमेरिकल को सोल्व करने में थोड़ा टाइम लग जाता है। तो उसमें क्या होता है थोड़ा लंबा वीडियो बनता है, 1 घंटा का हो जाता है 50 क्वेश्चन में। तो वही आप लोग आप तैयारी कर रहे हैं तो न्यूमेरिकल आप लोग को सीखना ही पड़ेगा, तो वीडियो आप लोग को देखना ही पड़ेगा। तो न्यूमेरिकल आप लोग को वहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से सोल्व किया हूँ और साइंस का भी डिटेल्स में बताया हूँ, तो आप लोग उसको भी देखा कीजिएगा। प्ले लिस्ट मिल जाएगा आप लोग को हमारे चैनल पर। तो चलिए फिलहाल हम लोग यहाँ पर हमारा क्वेश्चन देखते हैं और हमारा यहाँ पर जो सेट हमारा है इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखा जा सकता है, बिहार एसएससी का जो सेट है हमारा, इसमें फर्स्ट प्रश्न हमारा यहाँ पर है, देख सकते हैं आप लोग। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित किस पहाड़ी पर पूर्वी घाट पश्चिमी घाट से मिलता है। तो पूर्वी घाट पश्चिमी घाट जो मिलती है वो कहाँ पर किस पहाड़ी पर मिलती है ये बताना है आप लोग को। तो आप लोग को बता दूं कि ये जो है पूर्वी घाट पश्चिमी घाट की जो जो मिलती है वो जो हमारा दक्षिण भारत का एक पहाड़ी है नीलगिरी की पहाड़ी वहाँ पर मिलती है। और इसे हम लोग जो बोलते हैं नीलगिरी पहाड़ी को हम लोग ब्लू माउंटेन भी बोलते हैं, इंग्लिश में इसको ब्लू माउंटेन भी बोला जाता है नीलगिरी पहाड़ी को। और आप लोग याद रखिएगा कि जो ये जो नीलगिरी पहाड़ियाँ हैं, नीलगिरी पहाड़ियाँ जो है इसके सबसे ऊँची चोटी है डोडा बेटा। ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है कि नीलगिरी पहाड़ी का सबसे ऊँची चोटी कौन सा है, तो इसे भी आप लोग याद रखिएगा। डोडा बेटा जो है ये हमारा नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है और इसकी हाइट हम लोग बात करें तो इसका जो ऊंचाई है वो होता है 2637 मीटर। ये भी आप लोग याद रख लीजिए, 2637 मीटर हाइट होता है किसका, नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी जो डेढ़ा बेटा का। और ये कहाँ है, दक्षिण भारत में नीलगिरी पहाड़ी। और पश्चिमी घाट पूर्वी घाट जो मिलती है वो नीलगिरी पहाड़ी पर ही मिलता है। उसके बाद आप लोग को ये प्रश्न पूछा जाता है कि जो हमारा अनाईमुडी पहाड़ी है, ये अनाईमुडी पहाड़ी जो है दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। ये भी पूछा जाता है दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो याद रखिए आप लोग अनाईमुडी पहाड़ी है। तो इसमें आप लोग याद रखिएगा इस प्रश्न से। अगला प्रश्न को हम लोग बढ़ेंगे। तो अगला प्रश्न यहाँ पर 2 नंबर के संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या है। तो यहाँ पर देखिए इसमें मिस्टेक बहुत सारे लोग कर देता है। यहाँ पर पूछा गया संपूर्ण भारत का, ना कि मुख्य भारत का। तो अगर पूछा जाता है कि मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार क्या है भारत का, तब होता 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट। लेकिन यहाँ पर पूछा है संपूर्ण भारत का, तो संपूर्ण भारत करने का मतलब हो गया हमारा जो अंडमान निकोबार है वो सबसे दक्षिण में, तो वहाँ से लेकर उत्तरी मतलब उत्तर तक हम लोग जाना है। तो जो हमारा अंडमान निकोबार में सबसे जो दक्षिणी पॉइंट है अंडमान निकोबार में वो 6 डिग्री 4 मिनट है। याद रखें आप लोग, जो हमारा संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार हो जाएगा वो जगह 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। तो ये आप लोग को याद रखना है, इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर इसमें मिस्टेक बहुत सारे लोग कर देते हैं कि संपूर्ण भारत का, जैसे कि सबको मालूम होता है कि भारत का जो अपना अक्षांशीय विस्तार है वो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट है। लेकिन यहाँ पर पूछा गया संपूर्ण भारत का, तो हम लोग अंडमान निकोबार से यहाँ पर जो लेंगे दक्षिणी पॉइंट लेंगे, जो कि हमारा इंदिरा पॉइंट है और वो कहाँ पर है, अंडमान निकोबार में। और कन्याकुमारी जो हमारा मुख्य भूमि है वो कहाँ पर है, 8 डिग्री 4 मिनट पर, वो भारत की मुख्य भूमि है, वो तमिलनाडु में पड़ता है। तो इतना आप लोग याद रखिएगा। मकसद हम लोग बात करेंगे तो हमारा हो गया अक्षांशीय विस्तार जो कि 6 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट होता है।
अंडमान निकोबार से लेकर उत्तरी मतलब वहाँ पर जो हमारा इंदिरा कौल होता है। और आप लोग याद रखिएगा उत्तरी पॉइंट जो हमारा भारत का वो इंदिरा कौल कहलाता है, और दक्षिणी पॉइंट जो हमारा वो इंदिरा पॉइंट कहलाता है। ये भी आप लोग याद रखिएगा। और बात करें हम लोग की जो हमारा मुख्य भूमि है उसका जो है, भारत का जो मुख्य भूमि उसका सबसे पश्चिमी पॉइंट जो होता है, पश्चिमी पॉइंट वो गुजरात में है और वो गुहार मोती कहलाता है। क्या कहलाता है याद रखिएगा आप लोग, गुहार मोती। और ये सबसे पश्चिमी पॉइंट है हमारा। और सबसे अगर बात करें हम लोग पूर्वी पॉइंट जो कि हमारा अरुणाचल प्रदेश में है वो है किबीथू। ये भी आप लोग याद रखिएगा कि किबीथू ये हमारा सबसे पूर्वी पॉइंट हो गया जो कि अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। तो ये इंपॉर्टेंट है। मतलब हम लोग बात करें देशांतरीय विस्तार जो हमारा देश का है वो कहाँ से कहाँ तक है, तो देशांतरीय विस्तार आप लोग याद रखिएगा 68 डिग्री जो यहाँ पर लिखा है इसमें क्या करना है, सिर्फ आपको यहाँ पर पूर्वी देशांतर लगा देना। क्या लगाना है, पूर्वी देशांतर लगा देना। मतलब 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक हमारा विस्तार है भारत का। तो यहाँ पर हम एक मानचित्र के द्वारा आप लोगों को चित्र के समझा देता हूँ जितना भी हम लोग पढ़े हैं। यहाँ पर देखिए भारत का मानचित्र कुछ ऐसे हमारा यहाँ पर है। अब यहाँ पर हमारा जो विस्तार है हमारा, ये तो हम जानते हैं भारत का जो विस्तार है वो, भारत जो हमारा इसका मानचित्र बनता है वो जो हमारा मुख्य पॉइंट है 0 डिग्री जिसको हम लोग बोलते हैं भूमध्य रेखा, इससे उत्तर में, इसलिए हम लोग बोलते हैं इसका उत्तरी अक्षांश विस्तार। और आप लोग को पता है अक्षांश किसको बोलते हैं, ऐसे जो लाइन खींचा हुआ है मानचित्र बोलते हैं उसको अक्षांश बोलते हैं, और ऐसे ऐसे जो डिवाइड किया गया है उसको बोलते हैं हम लोग देशांतर। तो ये हमारा इसका बात कर रहे थे, अक्षांशीय विस्तार हो गया हमारा। तो इसमें जो भारत का जो विस्तार है वो यहाँ पर 8 डिग्री 4 मिनट से, जो हमारा कन्याकुमारी है जैसे दक्षिणतम पॉइंट है भारत का, 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर इसका विस्तार है 37 डिग्री 6 मिनट तक हो गया क्या, इसका उत्तरी अक्षांश में विस्तार। यहाँ पर जगह उत्तरी अक्षांश है, तो ये क्यों उत्तरी अक्षांश लिखा गया, क्योंकि ये जो है भूमध्य रेखा का उत्तर में ये अक्षांश है। बाकी हम लोग देशांतरीय विस्तार देखेंगे तो ये ऐसे होता है देशांतर का विस्तार। तो यहाँ पर हमारा जो है, यहाँ पर हमारा हो जाएगा, याद रखिए आप लोग 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर, क्योंकि ये हमारा जो है वो पूर्वी देशांतर में ये यहाँ पर मेन लाइन होता है जो कि आप लोगों को पता है ग्रीनविच लाइन होता है, उसके पूरब में स्थित है हमारा देश, तो इसलिए पूर्वी देशांतर बोलते हैं। उसके बाद यहाँ पर हमारा यहाँ पर जाता है 97 डिग्री 25 मिनट तक पूर्वी देशांतर तक विस्तार है। तो ये आप लोग याद रखिए, प्रश्न बार बार पूछा जाता है इससे। अगले प्रश्न को हम लोग बढ़ेंगे। यहाँ पर सभी प्रश्न आप लोग को समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से बता देता हूँ कि जो हमारा भारत का मुख्य भूमि का जो उत्तर पॉइंट है, सबसे उत्तर में जो पॉइंट है वो हो जाता है इंदिरा कौल, सबसे दक्षिण में हो गया इंदिरा पॉइंट। और फिर बात करें हम लोग सबसे पश्चिम में जो गुजरात में वो हो जाएगा गुहार मोती, और सबसे पूरब में किबीथू हो जाएगा। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न संख्या 3, इसमें आप लोग को पूछा जा रहा है कि विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय जगह ज्वालामुखी कौन सा है। तो विश्व का सबसे ऊंचा जो सक्रिय ज्वालामुखी है, यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया। इसका जो राइट आंसर रहेगा वो जो ऑप्शन नंबर ये कोटोपैक्सी। तो कोटोपैक्सी जो हमारा विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है, ये आप लोग याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर हमारा है 4 नंबर की, सियाचिन हिम नदी, सियाचिन जो हिमनद है वो कहाँ स्थित है। तो याद रखिए आप लोग, सियाचिन जो हिमनद है वो स्थित है हमारा नुब्रा घाटी के उत्तर में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नुब्रा घाटी के उत्तर में स्थित है सियाचिन हिमनद। और आप लोग ये बता दूं कि सियाचिन जो है हमारा वो सबसे ऊंचाई पर स्थित युद्ध स्थल है हमारा। ये भी याद रखिए आप लोग, सबसे ऊंचाई पर स्थित युद्ध स्थल हमारा क्या है, ये हमारा सियाचिन हिमनद ही है। ये प्रश्न पूछा जाता है कि सबसे ऊंचाई पर स्थित युद्ध स्थल कौन सा है, तो सियाचिन हिमनद है। और ये हमारा जो है ये लद्दाख के क्षेत्र में पड़ता है हमारा ये हिमनद। इसे भी आप लोग याद रख लीजिएगा। तो अगले प्रश्न को हम लोग बढ़ेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न संख्या 5, इसमें पूछा जाए आप लोगों की भारत की किस नदी को अपने प्रदूषक प्रवृत्ति के कारण जैविक मरुस्थल की संज्ञा दी गई है। तो किस नदी को जैविक मरुस्थल की संज्ञा दी गई है बताना है। यहाँ पर 4 ऑप्शन है, हुगली, दामोदर, कोसी और कर्मनाशा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दामोदर नदी। तो याद रख लोग, दामोदर इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि इसी को जैविक मरुस्थल कहा जाता है, अपने प्रदूषक प्रवृत्ति के कारण ही कहा जाता है। और बात की हम लोग कर्मनाशा का, तो सॉरी कर्मनाशा नहीं, कोसी हम लोग को जो ये नदी है वो बिहार का शोक कहलाता है। बिहार का शोक किस नदी को बोलते हैं, कोसी नदी को बोलते हैं। और दामोदर नदी जो हमारा ये कहलाता है पश्चिम बंगाल का शोक। तो पश्चिम बंगाल का शोक जो हमारा वो कौन सा नदी हो गया, दामोदर नदी हो गया। और एक आप लोग को जब पता रखना है कि जो उड़ीसा का शोक नदी होता है वो कौन सा होता है, ये आप लोग कमेंट में बताइएगा, अदरवाइज हम खुद बता देंगे, कमेंट में पिन कर देंगे। तो दामोदर हो गया पश्चिम बंगाल का शोक नदी, और बिहार का शोक नदी कोसी हो गया। उड़ीसा का शोक नदी का नाम क्या है वो आप लोग को बताना है।
नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर प्रश्न संख्या 6, इसमें आप लोग को पूछा जा रहा है कि मैरियाना खाई किस महासागर में स्थित है। तो यह देख लो, मैरियाना गर्त जो है हमारा वो यहाँ पर प्रशांत महासागर में तो स्थित है, लेकिन प्रशांत महासागर में कौन सा भाग है, पश्चिम है या पूर्वी, ये बताना है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है, जिसका राइट आंसर हो जाएगा मैरियाना गर्त हमारा जो वो पश्चिमी प्रशांत महासागर में स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन में बी हो जाएगा, पश्चिमी प्रशांत महासागर। बात करें और यहाँ पर कि टोंगा जो हमारा गर्त है, टोंगा गर्त, ये भी आप लोग याद रखिएगा। टोंगा गर्त जो हमारा यहाँ जिस प्रकार मैरियाना गर्त है उसी प्रकार टोंगा गर्त भी होता है। तो ये कहाँ पाया जाता है, इसे याद रखिए लोग, ये पाया जाता है दक्षिण पश्चिम प्रशांत महासागर में। तो याद रखिए लोग, दक्षिण पश्चिम प्रशांत महासागर जो हमारा वहाँ पर पाया जाता है टोंगा गर्त, इसे भी आप लोग याद रख लीजिएगा। और ये प्यूर्टो रिको पूछा जाता है, प्यूर्टो रिको जो स्पेलिंग इस प्रकार का लिखा जाता है, प्यूर्टो रिको। तो ये भी एक गर्त है जो कि हमारा अटलांटिक महासागर में पाया जाता है। ये भी आप लोग याद रखिए, बार बार पूछा जाता है प्रश्न, प्यूर्टो रिको जो हमारा गर्त है ये कहाँ पाया जाता है, अटलांटिक महासागर में पाया जाता है। और एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि हमारा है कि सुंडा गर्त, ये सुंडा गर्त कहाँ पाया जाता है। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा, ये हिंद महासागर में पाया जाता है। यहाँ से आप लोग का बहुत सारा क्वेश्चन क्लियर हो जाता है कि सुंडा गर्त हमारा हो गया हिंद महासागर में, प्यूर्टो रिको हो गया अटलांटिक महासागर में, और टोंगा जो हमारा है गर्त ये दक्षिण पश्चिम प्रशांत महासागर में पूछा जाता है, ऐसे भी पाया जाता है। और आप लोग बता दूं कि हमारा अटलांटिक महासागर इसका आकार किस प्रकार का होता है। तो याद रखिए आप लोग, अटलांटिक महासागर आकार एस आकार का होता है। ये भी आप लोग याद रखिएगा, पूछा जाता है प्रश्न कि अटलांटिक महासागर का आकार किस तरह होता है, तो ये एस आकार का ही होता है। अगला प्रश्न यहाँ पर 7 नंबर प्रश्न, इसमें आप लोग को क्या करना है, मिलान करना है। एक साइड में कुछ झील का नाम दिया गया है और किस राज्य से संबंधित है ये मिलान करना है। तो यहाँ पर हमारा पहला है कि जयसमंद झील, याद रखिए जयसमंद झील है वो राजस्थान में स्थित है। तो जयसमंद झील हमारा जो साथियों है वो राजस्थान में स्थित है। फिर बरखल झील, हमारा बरखल झील हो गया हरियाणा में, याद रखिए आप लोग, बरखल झील कहाँ है, हरियाणा में हो गया। और लोकटक झील जो है वो मणिपुर में है। तो याद रखिए आप लोग साथियों कि लोकटक झील जो हमारा है यहाँ पर वो क्या है, लोकटक झील हमारा एकमात्र जो है वो तैरते हुए झील है जो कि मणिपुर में स्थित है। ये इसका राइट आंसर जो यहाँ पर है, जैसे कि एक बचा यहाँ पर काली बेली झील, ये काली बेली झील जो है वो तमिलनाडु में स्थित है। तो हमारा यहाँ पर राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर ये होगा मिलान करने के बाद कि जयसमंद झील हो गया राजस्थान में, बरखल झील हो गया हरियाणा में, लोकटक झील मणिपुर हो गया, कालबेली झील जो हमारा तमिलनाडु में। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। तो नेक्स्ट प्रश्न हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न संख्या 8, इसमें आप लोग को पूछा जाएगा कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग में संघ राज्य क्षेत्र का वर्णन है। तो संघ राज्य क्षेत्र हम लोग किसको बोलते हैं, संघ राज्य क्षेत्र जिसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं यूनियन टेरिटरीज बोलते हैं, इसको फुल फॉर्म होता है यूटी का, यूनियन टेरिटरीज, और हिंदी में बोलते हैं संघ राज्य क्षेत्र। तो पूछा जा रहा है कि इसका वर्णन किस भाग में, जैसे आप लोग पता है कि जो हमारा यहाँ पर संविधान में जो टोटल भाग है, मूल संविधान में 22 भाग था और अभी भी 22 भाग ही मूल रूप से, लेकिन उसको खो के बहुत सारे प्रकार में बांट दिया। इस प्रकार हम लोग करेंगे गणना तो टोटल 25 भाग हो जाता है अभी, लेकिन मुख्य रूप से भाग जो है हमारा वो 22 ही है। तो पूछा जा रहा है कि संघ राज्य क्षेत्र मतलब यूटी का वर्णन जो वो किस भाग में है ये बताना है। तो याद रखिए आप लोग साथियों, यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि भाग 8 में ही वर्णन है किसका, संघ राज्य क्षेत्र का। और यहाँ पर हम लोग भाग 10 की बात करें तो भाग 10 में हमारा जो वो अष्टी 80 से संबंधित भाग है, हमारा अष्टी 80 से संबंधित ये भाग जो हमारा वो भाग 10 है। और बात करें हम लोग भाग 6, इसमें जो है राज्य का वर्णन है। तो राज्य का वर्णन जो है भाग 6 में, ये भी आप लोग याद रखिएगा। और भाग हमारा यहाँ पर 12 है, तो भाग 12 जो हमारा वित्त से संबंधित है, भाग 12। और बात करें हम लोग भाग 5 का, तो भाग 5 जो हमारा संघ से संबंधित है। उसी प्रकार भाग 4 हो गया हमारा किससे, भाग 4 हो गया डीपीएसपी हो गया, जिसको हम लोग बोलते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व। और मौलिक अधिकार हमारा भाग 3 में हो गया। फिर भाग 1 में हमारा जो वो संघ राज्यों का वर्णन है। और भाग 2 जो हमारा उसमें क्या चीज़ का वर्णन है, तो भाग 2 आप लोग को कमेंट के माध्यम से बताना कि उसमें क्या चीज़ का वर्णन है। ऐसे हम लोग बता देते हैं यहाँ पर, कमेंट क्या करिएगा। भाग 2 में जो हमारा वो नागरिकता से संबंधित है। फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं, भाग 1 हमारा हो गया जिसमें कि संघ एवं राज्य का वर्णन है, भाग 2 में हो गया नागरिकता, भाग 3 में हो गया मौलिक अधिकार, भाग 4 में हो गया राज्य का नीति निर्देशक तत्व, और भाग 4 का को जो हमारा वो मौलिक कर्तव्य 4 का को में, और भाग 5 हमारा संघ से संबंधित है। भाग 6 हो गया हमारा राज्य से। भाग 7 जो अभी कैंसिल कर दिया गया, इसमें क्या था,
हमारे जो हमारा क्षेत्र है भारत के, उसको ABCD ग्रुप में बांटा गया था। अब तो राज्यों के रूप में बांटा गया है, पहले ABCD ग्रुप में बांटा गया था, तो वो अब खत्म हो गया है। और भाग 8 में अभी जस्ट हम लोग पढ़े क्या, इसमें वर्णन है यूटी का। तो इतना आप लोग याद रखिएगा और बाकी बाद आप लोग को बहुत आगे बताता रहूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर प्रश्न संख्या 9, इसमें पूछा जा रहा है आप लोग को कि भारतीय संविधान के नीचे दिए गए कर्तव्यों में से किनको मौलिक कर्तव्यों की श्रेणी में नहीं रखा गया, इनमें से कौन सा जो हमारा मौलिक कर्तव्य नहीं है बताना है। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है देश की रक्षा करना, ये हमारा मौलिक कर्तव्य सही है। आयकर का भुगतान करना, ये हमारा मौलिक कर्तव्य नहीं है। जनसंपत्ति का रक्षा करना है हमारा एक मौलिक कर्तव्य है। हमारी मिश्रित संस्कृति मूल्यवान धरोहर को सुरक्षित कर रखना, ये भी हमारा मौलिक कर्तव्य है। लेकिन हमारा ये जो आयकर का भुगतान करना, ये एक मौलिक कर्तव्य नहीं है, ये हमारा जो अपना कर्तव्य ये है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर है प्रश्न संख्या 10, इसमें हम लोग को पूछा जा रहा है कि पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए राज्य सरकार प्रत्येक 5 वर्षों में क्या गठित करता है। तो याद रखें आप लोग, जो पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए जो राज्य सरकार प्रत्येक 5 वर्षों में गठित करता है, वो वित्त आयोग का गठित करता है। तो ऑप्शन नंबर ये प्रश्न का राइट आंसर होगा वित्त आयोग। अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न संख्या 11, इसमें आप लोग को पूछा जा रहा है कि भारत की संसद द्वारा शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब लागू किया गया था। याद रखिए आप लोग कि भारत के संसद के द्वारा जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू किया गया था, वो लागू किया गया था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये 1 अप्रैल 2010 को ये अधिनियम जो है वो लागू किया गया। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर प्रश्न संख्या 12, इसमें आप लोग पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान में राष्ट्रपति द्वारा ख्याति प्राप्त व्यक्तियों को राज्यसभा में मनोनयन का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है। ये लिया गया आयरलैंड से। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बाकी बात आप लोग याद रखिएगा कि जो हमारा मौलिक कर्तव्य है वो कहाँ से लिया गया है, वो मौलिक कर्तव्य जो हमारा सोवियत संघ रूस से लिया गया है। और मौलिक अधिकार जो है वो अमेरिका से लिया गया है। याद रखिए आप लोग, मौलिक अधिकार हम लोग फंडामेंटल राइट से बोलते हैं, ये लिया गया अमेरिका से। और फंडामेंटल ड्यूटी जो हमारा जिसको मौलिक कर्तव्य बोलते हैं, ये लिया गया है रूस से। और याद रख लोग फ्रांस से क्या लिया गया है, जैसे हमारा हो गया यहाँ पर फ्रांस से जो लिया गया है वो हो गया समता और समता, 3 शब्द लिया गया है फ्रांस से। तो वो 3 शब्द जो हमारा है वो है समता, स्वतंत्रता और बंधुता। तो समता, स्वतंत्रता और बंधुता जो हमारे ये तीनों शब्द कहाँ से लिया गया, फ्रांस से लिया गया है। ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है, इसलिए इसको आप लोग याद रखिएगा। समता हो गया, संप्रभुता हो गया, सॉरी समता हो गया, बंधुता हो गया, और एक हम जो बताए वो सभी जो हमारा यहाँ पर फ्रांस से लिया गया है। और आप लोग को बता दूं कि जो हमारा 3 प्रकार का न्याय है, 3 प्रकार न्याय भी हमारा कहाँ से लिया गया है, वो रूस से लिया गया। कौन कौन सा न्याय है, सामाजिक हो गया, राजनीतिक, आर्थिक न्याय, ये तीनों न्याय जो वो सोवियत संघ रूस के लिया गया। तो ये सभी आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर हमारा 13 नंबर प्रश्न है। इसमें क्या कह रहा है प्रश्न संख्या 13 में कि पंचायती राज व्यवस्था का मूल उद्देश्य क्या सुनिश्चित करना था। यहाँ पर थोड़ा क्वालिटी आप लोग को डिम दिख रहा होगा क्योंकि प्रश्न जो यहाँ पर छपा गया है वो थोड़ा वो हो गया है, क्या कहते हैं, अच्छी तरह से छपा नहीं है। इसमें मतलब प्रिंट जो हमारा वो सही से नहीं हो पाया, जिसे आप लोग इग्नोर कीजिएगा। यहाँ पर जो हम बोल रहे हैं उस पर ध्यान दीजिएगा, वही तो मेन हमारा यहाँ पर सीखना है, ना कि जो हमारा क्वालिटी उसको ध्यान देना है। तो हमारा यहाँ पर जो 13 नंबर प्रश्न इसमें हम लोग पूछ रहा है कि पंचायती राज व्यवस्था का मूल उद्देश्य क्या सुनिश्चित करना है। तो पंचायती राज व्यवस्था का मूल उद्देश्य जो हमारा वो क्या है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर कथन 1 वित्तीय संग्रहण करना, यह गलत दिया गया है। लोकतंत्र विकेंद्रीकरण, तो ये हमारा सही, विकेंद्रीकरण लोकतंत्र का करना ही, सॉरी लोकतंत्र का विकेंद्रीकरण करना ही पंचायती राज व्यवस्था का मूल उद्देश्य है। और विकास में जन भागीदारी करना, यही हमारा मूल उद्देश्य है। राजनीतिक जवाबदेही ये गलत दिया गया। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 और 3 हो जाएगा। तो 2 और 3 जो हमारा कथन वो सही है। यहाँ देखिए ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर प्रश्न संख्या 14, इसमें आप लोगों को पूछा जा रहा है कि भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत केंद्रीय विधानमंडल की संरचना में किस प्रकार का परिवर्तन किया गया था। तो याद रखिए आप लोग कि भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत ही द्विसदनात्मक विधानमंडल का सृजन किया गया था। तो द्विसदनात्मक जो हमारा विधानमंडल का सृजन किया गया था वो अधिनियम 1919 के तहत ही किया गया था। ऑप्शन नंबर ये प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर हमारा आ जाता है प्रश्न संख्या 15 हमारा नेक्स्ट प्रश्न। यहाँ पर थोड़ा यहाँ पर क्या करना है कि वीडियो को थोड़ा फास्ट बना रहा हूँ, मतलब जो प्रश्न हमारे थोड़ा फास्ट पढ़ेंगे क्योंकि हम लोग को थोड़ा 1 घंटा में सभी क्वेश्चन अटेम्प्ट करना, 75 क्वेश्चन हम लोग को बताना पूरा डिटेल्स में। इसलिए थोड़ा वीडियो फिर स्पीड होगा। अगर आप लोग को स्पीड लग रहा होगा तो आप लोग क्या कीजिएगा, वीडियो को थोड़ा स्लो कर लीजिएगा। यूट्यूब पर ऑप्शन दिया हुआ रहता है,
उसमें आप लोग स्लो कर सकते हैं वीडियो को और स्पीड भी बढ़ा सकते हैं अगर आप लोग और स्पीड में देखना चाहते हैं तो। हमारे यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न है 15 नंबर की, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य भारतीय चुनाव आयोग का नहीं है? इनमें से कौन सा कार्य भारतीय चुनाव आयोग का नहीं है? पहला ऑप्शन है पंचायतों को चुनाव करवाना, दूसरा निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन, तीसरा ऑप्शन है मतदाता सूची तैयार करना और चौथा ऑप्शन है राजनीतिक दलों का पंजीकरण करना। तो यहाँ पर सभी काम जो हमारा 1, 2, 3, 4 ये सभी काम भारतीय चुनाव आयोग का है, लेकिन पंचायतों का चुनाव करने भारतीय चुनाव आयोग का काम नहीं बल्कि राज्य चुनाव आयोग का ये काम है पंचायतों का चुनाव करना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। यहाँ पर गलत दिया गया था कि पंचायतों को चुनाव जो हम लोग करते हैं वो करवाता वो राज्य चुनाव आयोग के द्वारा करवाया जाता है, राज्य चुनाव आयोग, ना कि भारतीय चुनाव आयोग। इसे आप लोग याद रखिएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर है प्रश्न संख्या 16। इसमें आप लोग पूछा जा रहा है कि पोर्टलाइट सीमेंट के प्रमुख संगठकों में शामिल है, तो कौन कौन सा संगठक शामिल है पोर्टलाइट सीमेंट में? तो आप लोग बता दूं जो यहाँ पर शामिल हमारा पोर्टलाइट सीमेंट में वो होता है लाइम, सिलिका और एल्यूमिना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। लाइम, सिलिका और एल्यूमिना ये पोर्टलैंड सीमेंट का जो प्रमुख घटक है यही है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा यहाँ पर प्रश्न संख्या 17। इसमें पूछा जा रहा है कि ईस्ट का उपयोग हम लोग वाइन जिसको हम लोग बोलते हैं शराब, और बियर ये भी शराब का एक टाइप है, उद्योगों में किया जाता है क्योंकि यह शोषण करता है। तो क्या चीज़ का शोषण करता है, क्यों इसका हम लोग प्रयोग करते हैं? तो ये जो है अवायवीय रूप से अल्कोहल का उत्पादन करता है, इसीलिए इसका उपयोग हम लोग ईस्ट का प्रयोग जो करते हैं वो वाइन और बियर में करते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अवायवीय आप लोग जानते हैं कि अवायवीय सब्सटेंस वो होता है जो कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। यहाँ पर दिया गया कि बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति के ही अल्कोहल का उत्पादन होता है यहाँ पर ईस्ट के द्वारा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इसीलिए इसका उपयोग हम लोग अल्कोहल बनाने में करते हैं ईस्ट का। अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न संख्या 18। इसमें आप लोग पूछा जाएगा वनों की कटाई से होने वाले प्रभावों में कौन सा कथन गलत दिया गया इनमें, ये बताना है। तो ये यदि वनों का हम लोग कटाई करते हैं इसमें कौन सा मतलब जो है वो गलत दिया गया बताना है। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर ये है यहाँ पर क्या रहेगा, यह जंगली जानवरों को प्राकृतिक आवास को नष्ट करता है। तो ये तो सही है, प्राकृतिक आवास जो अगर हम लोग जंगल को कटाई करेंगे तो वो जंगलों का जो जानवर है उसका प्राकृतिक आवास नष्ट हो रहा है, तो ये सही है। यह स्थानीय मौसम के स्वरूप को बदल देता है, ये भी सही है। अगर हम लोग वन की कटाई करेंगे तो हमारा मौसम जो वो चेंज कर देगा। उसके बाद वह पोषक तत्वों को पुनर्चक्रण को गति करता है, तो ये गलत दिया गया है। और इसमें मृदा अपरदन होता है, अगर हम लोग अधिक वनों की कटाई करेंगे इससे मृदा का अपरदन होता है, ये सही है। लेकिन ऑप्शन नंबर सी जो यहाँ पर दिया है वो गलत दिया गया, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी ही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारे यहाँ पर प्रश्न संख्या 19 की, कार्नेलाइट किस धातु का अयस्क है? तो याद रखिए आप लोग कार्नेलाइट जो अयस्क है वो पोटेशियम धातु का है अयस्क। तो ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और कार्नेलाइट जो पोटेशियम के साथ साथ एक मैग्नीशियम का भी अयस्क है कार्नेलाइट, ये भी आप लोग याद रख लीजिएगा। बात करें हम पारा का, तो पारा का जो अयस्क होता है वो HGS होता है, जिसे हम लोग बोलते हैं सीने बार। तो पारा का अयस्क होता है सीने बार, ये भी प्रश्न पूछा जाता है, इसे आप लोग याद रखिएगा कि सीने बार जो किसका अयस्क है, तो पारा का अयस्क है। और एक पूछा जाता है यूरेनियम जो है इसका अयस्क का क्या है नाम, तो यूरेनियम का अयस्क है वो पिच ब्लेंड है। पिच ब्लेंड जो है वो यूरेनियम का अयस्क है, ये भी याद रखिए आप लोग। पिच ब्लेंड किसका अयस्क है, यूरेनियम का अयस्क है। और बात करें सोडियम का, सोडियम का अयस्क है बोरेक्स। ये प्रश्न भी बार बार पूछा जाता है, बोरेक्स का सूत्र बताइएगा। तो बोरेक्स का सूत्र जो होता है, ये बोरेक्स हो गया हमारा क्या, सोडियम का जो हमारा अयस्क होता है वो इसका सूत्र बार बार पूछा जाता है। इसका सूत्र होता है Na2B4O7 × 10H2O होता है। तो याद रखिए आप लोग बोरेक्स का सूत्र ये होता है Na2B4O7 × 10H2O होता है। और ये किसका अयस्क है, ये अयस्क है किसका, सोडियम का। अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न संख्या 20। इसमें आप लोग को पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस पदार्थ का शुद्धिकरण उदरपातन विधि से नहीं किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी फिटकरी। तो फिटकरी का जो शुद्धिकरण वो उदरपातन माध्यम से नहीं होता, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न 21 नंबर प्रश्न में आप लोग को पूछा जा रहा है कि किसी द्रव तथा उसमें ओबिले पदार्थ के अवयवों को किस विधि द्वारा अलग किया जाता है? तो इसको अलग किया जाता है निस्यंदन के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा निस्यंदन। अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न संख्या 22। इसमें हम लोग को पूछा जा रहा है कि जंग रहित लोहा बनाने में हम लोग किसका मिलान करते हैं, किस धातु का मिलान करते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी क्रोमियम। तो जंग रहित धातु बनाने में, लोहा बनाने में हम लोग क्रोमियम का प्रयोग करते हैं, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न संख्या 23। इसमें पूछा जाएगा कि सामान्यतः प्रयुक्त होने वाले निम्नलिखित पदार्थों में से कौन सा मिश्र धातु नहीं है? तो इसमें से कौन सा मिश्र धातु, यहाँ पर देख रहे हैं आप लोग का 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है इस्पात, फिर पीतल हो गया, कांसा हो गया, तांबा है। इसका राइट आंसर जो वो जाएगा ऑप्शन नंबर डी तांबा। तांबा जो एक मिश्र धातु नहीं बल्कि ये खुद शुद्ध धातु है, जिसका जो संकेत होता है वो Cu होता है। और इसका परमाणु संख्या याद रखिए आप लोग 29 होता है, उसके ऊपर इसका परमाणु संख्या, कॉपर का परमाणु संख्या।
और बात करें हम लोग इस्पात को, तो इस्पात इस्पात देखो किसका किसका मिश्रण है, आप लोग याद रखिए इस्पात जो है वो लोहा प्लस क्रोमियम प्लस कार्बन का मिश्रण जो होता है वो इस्पात होता है। लोहा हो गया Fe, क्रोमियम हो गया Cr और C से हो गया कार्बन, इन तीनों का मिश्रण जो हमारा इस्पात है। बात करें यहाँ पर कांसा का, तो कांसा जो बनता है वो तांबा प्लस टीन से बनता है, तांबा प्लस टीन को मिलाने से कांसा बनता है। और हमारा पीतल जो हमारा ये तांबा प्लस जिंक को मिलाने से बनता है पीतल। तो ये ट्रिक द्वारा आप लोग पीतल बड़े याद रख सकते हैं, ये ट्रिक होता है पिताजी। तो पीस हो गया पीतल, ता से तांबा, जी से जिंक, तो तांबा जिंक मिलाने से क्या बनता है, पीतल बनता है। अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न संख्या 24, इसमें आप लोग को पूछा जा रहा है प्रश्न संख्या 24 में कि रक्त में आरबीसी प्रमुख आरबीसी के बहुत अधिक उत्पन्न होने से कौन सा रोग होता है। तो अगर रक्त में आरबीसी का अधिक मात्रा हो जाता है तो जो रोग उत्पन्न होता है वो होता है पॉलीथीसीमिया हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा पॉलीथीसीमिया। अगला प्रश्न यहाँ पर आ जाएगा प्रश्न संख्या 25, इसमें आप लोग को पूछा जा रहा है प्रश्न संख्या 25 में देखिएगा कि वसा का पाचन करने वाला एंजाइम लाइपेज निम्नलिखित में से किसके द्वारा स्रावित होता है। तो ये जो स्रावित होता है वो अग्नाशय के द्वारा स्रावित होता है। तो अग्नाशय के द्वारा 3 प्रकार का एंजाइम स्रावित होता है, इसे आप लोग अलिएटी से याद रख सकते हैं, अलिएटी। तो एल से हो गया लाइपेज, ए से हो गया आपको एमाइलेज, टी से हो गया ट्रिप्सिन। ये तीनों जो हमारा एंजाइम है ये अग्नाशय से स्रावित होता है। अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न संख्या 26 में पूछा जा रहा है अमृतसर की संधि 1809 ईस्वी में किनके बीच हुआ है, ये बताना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में बी हो जाएगा, राजा रंजीत सिंह एवं चार्ल्स मेटकॉफ के बीच जो है वो अमृतसर की संधि 1809 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न यहाँ पर 27 नंबर प्रश्न में आप लोग को पूछा जा रहा है, एक साइड में आप लोग को राज का नाम दिया गया है, दूसरे साइड में उसके संस्थापक दिया गया, तो मिलान करना है। तो आप लोग बता दें हैदराबाद जो राज है हमारा हैदराबाद राज था, इसका स्थापना जो है वो मोहम्मद कुली कुतुब शाह के द्वारा किया गया था। मोहम्मद कुली कुतुब शाह के द्वारा हैदराबाद का स्थापना किया गया था। बात कर रहे हैं हम बंगाल का स्थापना, तो बंगाल का स्थापना जो मुर्शिद कुली खां के द्वारा किया गया था, तो बंगाल का स्थापना वो मुर्शिद कुली खां हो गया। और बात करें हम लोग अवध का स्थापना, तो अवध का स्थापना जो वो सआदत अली खां के द्वारा किया गया था। तो सआदत अली खां के द्वारा अवध का स्थापना किया गया था। और बात करें हम लोग मराठा का, तो मराठा का स्थापना जो है वो शिवाजी के द्वारा किया गया था। मराठा का स्थापना किसके द्वारा, शिवाजी के द्वारा किया गया था। तो यहाँ पर देख सकते हैं इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मिलान करने के बाद, इसे आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न संख्या 28, इसमें आप लोग पूछा जा रहा है कि जैन साहित्य को क्या कहते हैं। तो जैन साहित्य को क्या कहते हैं ये बताना आप लोग को। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, त्रिपिटक है, वेद है, जातक है और आगम है। तो याद रखिए त्रिपिटक जो है, त्रिपिटक क्या है, ये बौद्ध धर्म का एक पवित्र ग्रंथ है त्रिपिटक, और जातक बौद्ध धर्म से संबंधित है, वेद तो हमारा वैदिक धर्म से संबंधित है, लेकिन आगम जो हमारा वो जैन साहित्य से संबंधित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आगम से। आगम हमारा जैन साहित्य को मतलब कहते हैं, जैन साहित्य को हम लोग आगम कहते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर है 29 नंबर प्रश्न में हम लोग पूछा जाएगा महाभारत के अनुसार उत्तरी पंचाल की राजधानी स्थित थी। तो याद रखिए उत्तरी पंचाल की राजधानी तो जो था वो महाभारत के अनुसार वो अहिच्छत्र था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अहिच्छत्र जब उत्तरी पंचाल की राजधानी थी। और बात करें हम लोग दक्षिणी पंचाल की राजधानी, तो दक्षिणी पंचाल की राजधानी जो है वो काम्पिल थी। क्या था, काम्पिल जो हमारा यहाँ पर काम्पिल जो है ये दक्षिणी पंचाल की राजधानी कंपिल हो गया, उत्तरी पंचाल की राजधानी अहिच्छत्र हो गया। और बात करें मथुरा, तो मथुरा किसकी राजधानी है, तो मथुरा जो राजधानी है वो किसका राजधानी था, वो था सूरसेन की राजधानी। तो सूरसेन की राजधानी मथुरा हो गया। और बात करें हम लोग जो हमारा कुरु है, हमारा कुरु क्षेत्र, इसका जो राजधानी है वो इंद्रप्रस्थ और हस्तिनापुर, ये दोनों राजधानी किसका है, कुरु का ही राजधानी है। अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न संख्या 30, इसमें आप लोग को पूछा जा रहा है प्रश्न संख्या 30 में कि निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित है, इनमें कौन सा सुमेलित है यह बताना है। 4 ऑप्शन दिया गया है। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर है कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में हैदर अली पराजित हुआ था, यह गलत दिया गया। हैदर अली जो पराजित हुआ था द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में हुआ था, ना कि प्रथम में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी है द्वितीय आंग्ल मैसूर, तो द्वितीय आंग्ल मैसूर में हैदर अली ने अंग्रेजों को पराजित किया, ये गलत है। तो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में जो है वो हैदर अली पराजित हुआ था अंग्रेजों से, और वहाँ पर इसका मृत्यु भी हो गया था हैदर अली का। और यहाँ पर तीसरा ऑप्शन है कि तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो टीपू सुल्तान युद्ध जीता और अपना भूभाग अंग्रेजों को नहीं दिया, ये गलत है। तो इसमें क्या हुआ था, टीपू सुल्तान हारा था, बहुत सारे क्षेत्र जो है वो क्या कार्नवालिस ने जीत लिया था। और क्या किया था वहाँ पर
जो है बहुत आधा क्षेत्र जो यहाँ पर संधि हुआ था, इसमें आधा भूभाग जो है वो अंग्रेजों को मिल गया था, तो ये गलत दिया गया था इसमें। और यहाँ पर चौथा ऑप्शन है चतुर्थ अंग मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान पराजित हुआ था और वो युद्ध के मध्य में ही दिवंगत हो गया था, तो ये सही है। चौथा जो अंग मैसूर युद्ध हुआ था इसमें टीपू सुल्तान पराजित हो गया था और वहीं पर उसका मृत्यु भी हो गया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यह कथन सही है, बाकी सभी कथन गलत था। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर 31वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राजवंश ने बीजापुर में स्वतंत्र शासन की स्थापना की थी? तो यह स्थापना किया गया था आदिल शाह के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा आदिल शाह, याद रखिए आप लोग।